क्या नाम है मैम आपका? नैन्सी तिवारी। नैन्सी जी, क्या करते हैं आप? मैं एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। के रहने वाली हैं? यूपी गोरखपुर। मैम, ये जो अभी एक एलिगेशन लगाया जाए सरकार के ऊपर, एक आरोप लगाया गया कि जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो युवाओं को लेके सीरियस नहीं है, उनको लेके वो चिंतित नहीं है, और जो अभी एक के बाद एक जो ऐसे मतलब एग्जाम्स जो होने वाले थे उनको लेके जो पेपर लीक हुए, और जो अभी सदन चल रहा है, सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, राहुल गांधी आज बोल रहे थे उसके ऊपर, और उनका माइक बीच में आरोप लगा रहे हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मतलब मैं अगर युवाओं का आवाज़ उठा रहा हूँ तो युवाओं की आवाज़ नहीं उठाने दे रही है मोदी सरकार। क्या बोलेंगे इसको ऊपर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो देश का युवा है वो खुद ही सशक्त है इतना कि वो अपनी आवाज़ पहुँचा सके, क्योंकि आज हमारे पास 100 तरीके के माध्यम है, एक आप खुद एक माध्यम है लोगों को तक पहुँचाने के लिए। और ये जो एलिगेशन लगाया कि युवाओं को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर सीरियस नहीं है सरकार। नहीं, सरकार मेरे हिसाब से, अब लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, सीरियस है सरकार। अब देखो, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने या एजुकेशन मिनिस्टर ने बैठ करके नीट का क्वेश्चन तो सेट नहीं करा था, ठीक है। उसमें अब डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट में 1000 लोग काम करते हैं, उसमें किसी एक के ग्लिच के वजह से आप पूरे कैबिनेट को या पूरे गवर्नमेंट को आप ब्लेम, गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे मतलब पूरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप क्वेश्चन करने लगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि सरकार सीरियस है, और इस पर वो कदम, जो भी स्कैम हुआ है ये नीट वाला, उसके ऊपर सरकार को जो कदम लेना चाहिए वो ले रही है। कानून उन्होंने अभी बनाया है पेपर लीक को लेके, उसमें बहुत लंबी सजा की बात कही है कानून के अंदर। लग रहा है कि मतलब हाँ, सीरियसनेस दिखा रहे हैं गवर्नमेंट के, लीक होने के बाद एकदम से कानून बनाया गया। मैं आपको एक बात बता, लीक होने के ऊपर कानून बनाया गया है। अभी इससे पहले भी एक और कानून कुछ आया था पेपर लीक के ऊपर, उन्होंने अपने उसमें मैनिफेस्टो में डाला था पेपर लीक के ऊपर। हम उसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि पेपर लीक को लेकर के इतनी बड़ी सज़ा, और अभी जब पेपर लीक हो गया है तो युवा कांग्रेस वाले, यूथ कांग्रेस वाले और तमाम जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना, तो ये तो फिर आपका डबल स्टैंडर्ड है। एक जब मैनिफेस्टो में वो चीज़ डाल देते हैं लोग, तो आप बोलते हैं कि क्या कहते हैं, इतनी बड़ी सज़ा पेपर लीक के लिए क्यों दी जा रही है, और दूसरा फिर जब पेपर लीक हो जाता है तो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। जब कानून बनाया है तो कानून बनाएंगे, ऑब्वियसली जब उन्होंने बोला है कि हम कानून बनाएंगे तो कानून बनाएंगे ही वो, और कानून बनाएंगे तो उस पर काम करेंगे। नहीं काम करें उस पर तो आप बोलिए। बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए यूथ, आपको क्या लगता है, मतलब मोदी गवर्नमेंट 3 बार प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, सीरियस हैं पिछले 10 साल अगर उनके कार्य को देखें, लगता है युवाओं को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर? क्योंकि आवाज़ तो यही, सवाल यही उठाया जाता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार के अंदर 10 सालों में युवाओं का भविष्य बर्बाद करा है, अंधकार में हुआ है युवाओं का भविष्य, जो एलिगेशन राहुल गांधी लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अंधकार में हुआ है। अब देखिए, अंधकार किसको कहते हैं कि आप पढ़ो नहीं, लिखो नहीं, आप किसी एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपको कहीं से पेपर आके मिल गया और आपको वैसे नौकरी मिल गई, घूस दे के नौकरी मिल गई, वैसे गवर्नमेंट जॉब मिले तो भतेरी जॉब पड़ी है। पर अब जो रूल है, अब जो किया गया है वो यही है कि पढ़ो लिखो और जॉब पाओ। जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा, जो सीरियस नहीं होगा अपने करियर के लिए, उसे जॉब नहीं मिलेगी। पढ़ो लिखो और जॉब पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंधकार में तो मुझे लगता है कि पहले की सरकारों ने रखा था, मोदी जी ने नहीं रखा है अंधकार में। मोदी जी ने इनफैक्ट आईना दिखाया कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं मिलेगी नौकरी। पहले की सरकारों में कैसे अंधकार? अंधकार में बिल्कुल था। आप देखिए, बिहार में मेरी फैमिली रहती है, लालू यादव के राज में हाजीपुर में ऐसे इतने बड़ी स्कूल की बिल्डिंग है, खिड़कियों पर चढ़कर लोग चिट पास करते थे पुलिस के एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो वो अंधकार ही हुआ ना। समाज में वो क्या चोरी रोकेगा जो खुद चोरी से पास हो रहा है? तो ये अंधकार ही हुआ ना। मीसा भारती तो उनकी बेटी संसद से निकल के बोल रही है कि सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं युवाओं को लेकर, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है उनको। पहली बात तो ये, मीसा भारती खुद कितनी पढ़ी लिखी है, खुद पढ़े लिखे हों, फिर दूसरे पढ़े लिखों पे सवाल उठाएं या दूसरे पॉलिसी मेकर्स पे सवाल उठाएं तो समझ में आता है। जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, जो खुद वैसे लोग हैं, वो अगर किसी पढ़े लिखे कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन जो भी हैं, IAS ऑफिसर पॉलिसी बनाते हैं, नेता पॉलिसी नहीं बनाते हैं। नेता का काम होता है बस उस पॉलिसी को जाके अनाउंस कर देना। पॉलिसी बनाना पॉलिसी मेकर्स का काम होता है, IAS ऑफिसर का काम होता है। और IAS ऑफिसर्स के आप उस पर बिल्कुल भी क्रेडिबिलिटी पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वो बंदा पूरी ज़िंदगी पढ़ करके, लिख करके, वो मेहनत से, कोई भी बंदा IAS ऑफिसर बनता है या कुछ भी कहीं भी किसी मिनिस्ट्री में जाता है, पढ़ लिख कर जाता है, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल ही सवाल नहीं उठा सकते। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो बोल रहे हैं कि विपक्ष के जो ओपोजिशन है उसकी आवाज़ दबा रही है मोदी सरकार, बोलने देते हैं तो माइक बंद कर देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में आज बोल रहे हैं उनका माइक बंद कर दिया, कोई क्वेश्चन सरकार पे उठाते तो उनका माइक। ये जो विपक्ष की आवाज़ दबा रही है मोदी सरकार, ये अघोषित एक तानाशाही चल रही है और कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी के हालात है देश के अंदर। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई इमरजेंसी के हालात हैं, बिल्कुल भी इमरजेंसी के सही बोला गया। इमरजेंसी के हालात होते तो अभी ऐसे 4 लोग सड़क पे, इतने सारे लोग नहीं घूम रहे होते। इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या कहते हैं, एक साथ 4 लोग नहीं जमा हो सकते, ऐसा थोड़ी होता है। और ये जो बोले विपक्ष की आवाज़ दबा रहे, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया रहा सदन में।
राहुल गांधी बोले, राहुल गांधी को सदन में नहीं बोलने दे रहे, राहुल गांधी ट्वीट करके बोले, क्यों नहीं बोलते हैं? बोले, बिल्कुल बोले, आए जनता के बीच में बोले, जनता के बीच में नहीं आते हैं, सब वहीं जाते हैं जहाँ वोट मिलते हैं। राहुल गांधी और कहाँ जाते हैं? बोले युवाओं की आवाज़ है राहुल गांधी, तो युवाओं की बात उठाएंगे और उनको मोदी सरकार बोलने नहीं दे रही। इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, बहुत एजुकेटेड है, बट मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल राहुल गांधी युवा नहीं है। युवा नेता की डेफिनेशन अब आप चेंज कर लेनी चाहिए। राहुल गांधी अब युवा में काउंट नहीं होंगे, बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे। तो बोला जा रहा है युवा नेता है, युवाओं की आवाज़ पहचानते हैं, युवाओं को समझते हैं कि उनके फ्यूचर है। इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन, सो दैट्स व्हाई। युवा नेता को एनसीसी की फुल फॉर्म नहीं पता, ठीक है। और बात करेंगे रिप्रेजेंट किसको करते हैं? भारत को। आज कह रहे हैं हिंदुस्तान के लोग, क्या? अरे भारत के लोग बोलो ना। हिंदुस्तान शब्द तो आपका ही दिया है, किसने? कोई हमारा नहीं था, हमारा भारत है। आज बोल रहे हैं संसद के अंदर मुझे बोलने नहीं दीजिएगा, मैं बोलता हूं तो मेरी माइक बंद कर देते हैं मोदी सरकार। मेरे से इतना डरते हैं ये कांग्रेस वालों, बीजेपी वाले इतना डरते हैं कि मेरी आवाज़, मेरे से कोई एक क्वेश्चन उठाता हूं मोदी सरकार पे तो मेरी माइक बंद वगैरह करवा देते हैं ओम बिरला से, स्पीकर से। एक क्लासरूम है, बच्चे भी होंगे ना, वो भी इस चीज़ को समझते होंगे कि जब टर्न आती है ना अपनी, तब उसको बुलाया जाता है। और यहाँ एक प्रॉपर प्रक्रिया है एक सांसद की। अगर आपको कुछ बोलना है ना, आप कहीं से भी बात उठाकर नहीं, आपको विषय दिया जाता है, यहाँ आपको वहाँ कि हाँ इस विषय पे बात हो। अगर ये नेता विपक्ष हैं अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे कराइए ना, उनको दीजिए प्रॉपर कि हाँ चर्चा करिए। सरकार तो उनको बोल रही है कि आइए चर्चा करिए, नीट के ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर भी चर्चा करनी है। मणिपुर पर भी इन्होंने हंगामा किया। और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने नहीं देखा जब मोदी जी बोलने वाले थे ये पहले ही भाग गए वहाँ से? तो ये यहाँ से सीरियसनेस दिखती है कि क्या ये सच में जनता के लिए सीरियस हैं या सिर्फ राजनीति है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्योर क्या करते हैं, जहाँ जो मुद्दे सेंसिटिव हैं, देश के युवाओं का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, यहाँ राजनीति आप अपना आवाज़ रखिए, चर्चा करिए, उनसे पूछिए कि सीबीआई ने क्या क्या किया अभी तक, कहाँ किन लोगों को किया है, आप इसके ऊपर क्या कानून बनाने वाले हो, ये पूछिए उनसे। क्या कर रहे हैं? राजनीति हो रही है। प्रोसेस, एक प्रोसीजर होता है भाई साहब, चर्चा के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि कानून बना दिया सरकार ने, पर अगर हम युवाओं का सवाल लेके, युवाओं का भविष्य को लेके सवाल उठाते हैं तो हमें इस पे बात क्यों नहीं, चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी के क्रेडेंशियल्स हम सब जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं? बेसिकली उनका जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं एंड पॉलिटिक्स में जो है वो पॉलिटिक्स को साइड बिजनेस की तरह करते हैं, साइड बिजनेस की तरह। बेसिकली अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं यू शुड डू इट सीरियसली। राहुल गांधी का एलिगेशन लगा रहे हैं कि देश के अंदर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, वो एक अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं। आज संसद में उनके माइक ऑफ कर दिया, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो स्पीकर उन्होंने उनका माइक ऑफ कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे इस राज्यसभा में बोल रहे हैं, उनका माइक ऑफ कर दिया, बोले अघोषित आपातकाल चल रहा है। एक जो तानाशाही थी 10 साल की, उसी को ये 5 साल चलाना चाहते हैं मोदी। राहुल गांधी जी कब समझेंगे कि संसद में बोलने के लिए एक पर्टिकुलर एक नियम बने हैं, आप किसी के समय में कभी भी उठकर वहाँ पे बोलेंगे, वो रिकॉर्डेड नहीं होता। और जो भी चीज़ अगर आप बोल रहे हैं तो आप वहाँ पे अपने जो अधिकार हैं आपके, उसके तहत आप पहले चर्चा में उसको नोटिस करवाइए। उसके बाद एक इनको प्रॉपर राइट्स हैं कि आप किस पे चर्चा करवाना चाहते हैं। सारा विपक्ष के नेता होते हुए ये कई बार मतलब ऐसी बातें बोलते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लोग मतलब अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपना एजेंडा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। भारत में जाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या भारत की लोकतंत्र की हत्या थी? तो फिर ये कैसे जीतते, ये 230 कैसे हो सकते हैं? विदेशों में जाकर ये एजेंडा चलाते हैं। आज जब ये संसद में पहुंचे हैं, वही उसी एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं। सरकार ने खुला इनको चैलेंज दिया, चाहे वो मणिपुर के मुद्दा था, प्रधानमंत्री से ये करते थे। जब प्रधानमंत्री बोलने की बात है, ये चले गए राजस्थान, निकल गए। उससे 1 घंटा पहले ये निकल गए। इनको पता था आज प्रधानमंत्री बोलेंगे। अगर ये विपक्ष के इतने बड़े नेता होते तो प्रधानमंत्री के बयान की ये अहमियत समझते और वहाँ रुकते और उसको फेस करते। मगर इन्होंने क्या किया, उस वक्त ये भागना सही समझा। आज भी जबकि एक सेंसिटिव मुद्दा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये उसके ऊपर भी राजनीति करने पे से नहीं। लोकसभा पद जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है। उन पे एक जो एक एलिगेशन लगा, एक गंभीर आरोप लगा है कि पक्षपात करते हैं। जब मैं विपक्ष बोलना चाहता है तो उनका माइक बंद कर देते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। ये जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक इंसान के ऊपर जो राहुल गांधी और पूरा इंडी अलायंस, मैं ये कहूँगा कि एक निराशा से भरा हुआ ये पूरा इनका अलायंस है। अगर ये चुनाव हारें तो ईवीएम खराब, इलेक्शन
कमीशन बिका है। सीबीआई अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है, नेशनल हेरिटेज केस में इनको अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो ईडी खराब, सीबीआई खराब, और कोई भी अगर एजेंसी अपना काम अच्छे से करती है जो इनके टाइम पर नहीं हुआ, आज वो एजेंसी अगर अपना काम देख रही है, वो ये नहीं देख रही कौन सीएम है, कौन डिप्टी सीएम है, कौन मंत्री है, कौन आम आदमी है, वो अपना काम कर रही है, तब क्या है, वो खराब, एजेंसीज खराब, फिर लोकतंत्र खत्म। मगर राहुल गांधी हर बार इस बात से भूल जाते हैं कि जो ये तो अघोषित की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने 1975 में लगा हुआ जो घोषित इमरजेंसी थी उस पर कभी माफ़ी मांगी? जब सिखों का कत्लेआम हुआ था, क्या उसके ऊपर किसी ने माफ़ी मांगी? अब अभी तक हमारे कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला। 25 जून को गिरजा टिक्कू का उसको मतलब उसी दिन उसको 2 भागों में काटा गया था ब्रूटली रेप के बाद। क्या उनको अभी तक न्याय मिला है? ये एक प्रश्न भी पूछ लेते थे। उस वक्त कौन सी इमरजेंसी थी आपकी कि आप वो उनको न्याय नहीं दिला पाए? आज कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, एजेंसियां अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। 1 लाख प्लस करोड़ की ईडी की जो है रिकवरी है, 1 लाख प्लस 1,20,000 करोड़। ये संपत्ति किसके लिए यूज़ हुई? ये संपत्ति यूज़ हुई जनता के हित के लिए। ये जो हैं, ये हमेशा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया है। देश की जो असल खूबसूरती है, हमारा लोकतंत्र पे हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा है। विदेशों में जाकर ये रोए हैं, मगर हर बार अगर हमारा लोकतंत्र नहीं होता तो ये 230 सीटें नहीं लेकर आते। विपक्ष ने भी, डिम्पल यादव ने भी कल बोला था कि देश में घोषित आपातकाल है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 10 साल जो तानाशाही चली है, उसी तानाशाही को अब 5 साल और चलाने जा रहे हैं मोदी। इनका क्या लोकतंत्र था कि एक जो राम भक्त थे, जो अपनी आस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो काम सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, तो उस पर गोली चलाए, तब लोकतंत्र अच्छा है? जब नकल करवाने के लिए भोंपू से उत्तर प्रदेश में नकल कराई जाती थी, तब लोकतंत्र अच्छा था? जब कश्मीरी पंडितों को घर से भगाया गया रातों रात, वो लोकतंत्र अच्छा था? आज कानून की मार बढ़ रही है, जो गुनाहगार है वो सलाखों के पीछे जा रहा है। आपको हमें हेल्दी लोकतंत्र चाहिए, इससे बेटर लोकतंत्र और कहीं नहीं मिल सकता। आज तो अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि जो अयोध्या के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ कि पहली बारिश में लीकेज भी हो गया और पूरा अयोध्या में हर जगह खड्डे हो गए हैं। ये योगी जी के अंदर जो अयोध्या को चमकाने, राम राज्य और अयोध्या राम के जैसे बनाने की, जैसे राम के समय था, भगवान राम के समय वैसे बनाने के जो दावा करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस हाईवे, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा इकॉनमी में बूस्ट लाने वाले अगर कोई राज्य है वो कौन सा? उत्तर प्रदेश। इनको अपना कार्यकाल याद नहीं आता, जब वहाँ सैफई में डांस चलता था, रोड की कोई उसकी किया नहीं जाता था। आप 7-8 बजे के बाद ये गाज़ियाबाद दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ रात को अकेले नहीं घूम सकते थे। आज 12-12, 1-1 बजे तक हमारी जो बच्ची हैं वो बाहर जॉब कर रही हैं, वहाँ से वापस आ रही हैं और किसी की हिम्मत नहीं है। अयोध्या पहली बारिश में हर जगह से धंस गया, खुद भगवान राम के मंदिर से लीकेज हो रही है। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन का है, इस हर बार इतनी बारिश, जो ये तो नेचुरल क्लाइमेटिक चेंज जो अगर देखा जाए, ये उसका असर है। हर एक चीज़ की एक अपनी एक लिमिटेशन है, उसकी मनायत रहती है। ये अगर पिलर खड़ा है ना, तो इसकी भी एक एज है, लाइफ है, और ये कितना स्ट्रेस झेल सकता है वेदर का, ये उसके ऊपर है। अगर कहीं राम के मंदिर में भी इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा है, घोर भ्रष्टाचार किया। इनको दिक्कत क्या है? अभी तक राम मंदिर की चुभन नहीं जा रही। कभी कहते हैं राम मंदिर में ये हो गया, पहले तो कहते थे बनना ही नहीं चाहिए, वहाँ कुछ स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। आज राम मंदिर बन गया है, सब कुछ हो गया है, अभी भी इनको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। सिर्फ कमियाँ निकालनी है, सिर्फ कमियाँ। बताइए, आप अगर विपक्ष में हैं तो वहाँ बोलिए कि भाई इससे और बड़ा कुछ निर्माण करिए वहाँ पे, हिंदू संस्कृति को इतना वास्ट करके कि अयोध्या एक सेंटर बन जाए हिंदुज़म का, पूरा एक कल्चर का, मतलब हमें पूरा वर्ल्ड हमें फॉलो करे। और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया अयोध्या के अंदर, क्या और भ्रष्टाचार किया गया अयोध्या के डेवलपमेंट के रूप से, क्या ये इन्होंने चवन्नी तक दी नहीं होगी उसके लिए, मगर बात प्रश्न ऐसे करेंगे जैसे ये पूरे के पूरे मालिक हैं उनके। ट्रस्ट ने सिर्फ इंटरेस्ट के पैसे से ही ये ढांचा खड़ा कर दिया। अभी 8,000 करोड़ और पड़ा हुआ है। सोचिए यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है।
ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में समझो एक नींव रखी है, ये मंदिर एक तरह की नींव है। इसके साथ आपको पुनः संस्कृति, जो भारत की संस्कृति रही है, मान संस्कृति रही है, उसकी आपको 8 से 10 सालों में यहाँ पूरे विस्तार तौर पर एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिटेशन से लेकर हर एक चीज़ जो हमारी कभी पहचान हुआ करती थी, वो वापस आपको रिवाइव होती हुई दिखेगी यहाँ पे, और वर्ल्ड फॉलो करने वाला हमें। लेकिन देखिए, एक विज़न है योगी जी की, सांस्कृतिक भी है। डेवलपमेंट में देखा जाए कि 32 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टर मेड के टाइम पर यहाँ आती है। कहाँ? सिर्फ मुंबई में फिल्म सिटी कहा जाता था, आज आपके बगल में फिल्म सिटी यहाँ पे बन गई है। और ऐसी व्यवस्था दी जा रही है कि एक फिल्म मेकर अगर यहाँ आता है तो वो पूरी की पूरी फिल्म शूट करके ही यहाँ से निकले, उसको कोई टेक्नीशियन वहाँ से हायर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बैग पैक कर कर आएँ और पूरी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करने के लिए। क्या ये विज़न थी? कितना रोज़गार निकला होगा इससे? मगर क्या है, उनको दिखेगा नहीं, उनको कभी दिखेगा नहीं। मैं बार बार पिछले बारी भी मैं कहता हूँ, इनको हाईवेज नहीं दिखते। कहते हैं मैंने किया था जी, वहाँ क्या कहते हैं, नाम लिख देते हैं, आगे फाइलें सालों साल पड़ी रहती हैं, उसको पास नहीं करवाया, बजट पास नहीं करवाया। अगली सरकार आई, उन्होंने जो मेजर जो ब्रिजेस थे, हाईवेज थे, उसको पास किया नितिन गडकरी जी के सहयोग से। आज वेस्टर्न टाइप जो है ना, वेस्टर्न देशों में जैसे हाईवेज होते हैं ना, वैसे उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है। यहाँ से किसी भी तरफ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, चाहे चंडीगढ़ चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, आपको ए क्लास रोड मिल रहेंगे। इसी के बल पर जो है भारतीय जनता पार्टी दोबारा तीसरी बार जो है सरकार में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए सर।